अथॉरिटीज में, जिसमें अपने पढ़ेंगे रेंट ट्रिब्यूनल, अपने पढ़ेंगे एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल, और लास्ट में अपने पढ़ेंगे रेंट अथॉरिटी। इनको एक साथ इसलिए पढ़ेंगे ताकि इनमें अगर कोई छोटा मोटा कंफ्यूजन हो तो वो अपना यहाँ पे क्लियर हो सके। छोटा मोटा अगर कोई भी आपस में इनकी मिलती जुलती बातें हो तो अपने यहाँ कंपेयर कर सके। ठीक है, चलो अब आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले अपने टॉपिक आते हैं इमीडिएट रिकवरी ऑफ पोजीशन पे। आज आपको आपके हिंदी के एमसीक्यूज मिल जाएंगे पीडीएफ में, आप उनसे अपने क्वेश्चंस देख लेना। 2 दिन का आपको समय दिया गया था कि हिंदी की क्लासेस करके ट्रिक्स बना लेना। बना ली तो अच्छी बात है, नहीं बनाई है, नहीं क्लास की है तो नुकसान आपका है। ठीक है, तो आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे पीडीएफ में, आप वहां से एक बार अपने जो आपने पढ़ा है उन टॉपिक्स को एक बार चेक कर लेना, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको आपका थोड़ा बहुत ये पता लग जाएगा भी आपका जो लेवल है वो कैसा है। ठीक है, चलो अब आते हैं टॉपिक पे, इमीडिएट रिकवरी ऑफ पोजेशन, सेक्शन 10। कल अपने ने एक टॉपिक पढ़ा था सेक्शन 9, एविक्शन ऑफ टेनेंट, किराएदार की बेदखली, जिसमें हमने बोला कि भाई चाहे जो प्रीमाइसेस है या जो परिसर है वो चाहे रेजिडेंशियल हो, नॉन रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, किसी भी पर्पज से अगर किराए पे दिया गया है तो आप किराएदार को निकाल सकते हो अगर कुछ एक सिचुएशन है तो। जिसमें हमने सिंपल सी बात पढ़ी थी कि भाई ऑर्डर कौन देता है, रेंट ट्रिब्यूनल देता है। जो प्रीमाइसेस है वो किस लिए किराए पे दी हो, किसी भी चीज के लिए किराए पे दी हो, आप उन ग्राउंड्स पे उसको बाहर निकाल सकते हो। अब आ जाइए सेक्शन 10। सेक्शन 10 तब लगेगा अगर प्रीमाइसेस जो है वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी गई है, सिर्फ तभी लगेगा। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि अगर इस टॉपिक को लेकर आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए कि भाई एक लैंडलॉर्ड है, उसने किसी को दुकान किराए पे दी है, दुकान मतलब कमर्शियल पर्पस, और वो सेक्शन 10 में एप्लीकेशन डालता है, तो चाहे कोई भी ग्राउंड लग रहा हो आप सेक्शन 10 में ऑर्डर नहीं कर सकते हो, क्योंकि सेक्शन 10 तभी लगेगा अगर जो प्रीमाइसेस है, जो परिसर है, वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया गया है। तो अगर जो प्रीमाइसेस है वो रेजिडेंशियल पर्पस से दी गई है तब जो है रेंट ट्रिब्यूनल, यहां भी मामला रेंट ट्रिब्यूनल के पास ही जाता है, तब जो है रेंट ट्रिब्यूनल सेक्शन 10 में ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या है कि भैया आपको बाहर निकाला जा सकता है, तब ये है आपका सेक्शन 10। अब एक बार ध्यान देना, सबसे पहली बात जो आपके लिए ध्यान रखना है कि सेक्शन 10 तभी लगेगा अगर प्रीमाइसेस को, परिसर को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पे दिया गया है। सेक्शन 10 में ऑर्डर कौन करेगा, सेक्शन 10 में ऑर्डर करेगा रेंट ट्रिब्यूनल। 2 बातें हो गई, कब और ऑर्डर कौन करेगा। अब आते हैं टॉपिक पे। सेक्शन 10 के अंदर हमको जो पढ़ना है ना, इसको इस तरह से मत पढ़ना ग्राउंड्स क्या है ये वो, ऐसे नहीं, इसको इस तरह से पढ़ना कि भाई सेक्शन 10 में कौन सा लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन डाल सकता है। सेक्शन 10 किन किन लैंडलॉर्ड के लिए है, लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन कब डाल सकता है। तो इसमें 2 बातें अपने को ध्यान रखनी है, एक कौन सा लैंडलॉर्ड है या कौन कैटेगरी ऑफ पर्सन है जिनको ये राइट है या सेक्शन 10 का अधिकार है, और सेक्शन 10 का अधिकार उनके पास कब है। तो ये 2 बातें अपने पढ़ेंगे। अब आते हैं टॉपिक पे। ट्रिक अपनी इसके अंदर जो सिंपल सी बात है कि भाई डीसीपी ऑफ, कल ही बात की थी, क्या है ये ट्रिक, एयू बैंक, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, विडो, ये अपनी ट्रिक है सेक्शन 10 की। तो अब एक बार मोटा मोटी इसकी ट्रिक को देख लेते हैं। डी मीन्स परमानेंट डिसेबिलिटी, अभी अपने इसको इन डिटेल भी बात करेंगे, एक बार लिख देता हूं, परमानेंट डिसेबिलिटी। सी मीन्स सीनियर सिटीजन। पी मीन्स पब्लिक सर्वेंट। A means armed forces of union. U means
यूज ऑफ वन प्रॉपर्टी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही, और विडो का मतलब है विडो ही, कुछ अलग नहीं है। तो सबसे पहले अपने को जो ध्यान रखना है यहां पर, अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन 10, इस सेक्शन 10 के अंदर अधिकार है किस किस के पास। तो ध्यान रख लो कितने लोग हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन, पब्लिक सर्वेंट, आर्म्ड फोर्सेस, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और विडो। अब इसको आगे देखते हैं, ये एक एक लोग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने उठाते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी। परमानेंट डिसेबिलिटी, अब ध्यान देना, ये ग्राउंड लैंडलॉर्ड के पास तभी होगा अगर जो लैंडलॉर्ड है उसके कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, या ये बोल रहे हैं इस तरह की कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ जाती है कि वो परमानेंटली डिसेबल हो चुका है। परमानेंटली डिसेबल वो इस लेवल का होना चाहिए कि अब वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता है। भाई मान लीजिए उसका पैर टूट गया, कट गया, कुछ ऐसा हो गया कि अब वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, बॉडी पैरालाइज्ड हो गई, हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो गई, कुछ भी ऐसा कि अब उसके लिए सीढ़ियां चढ़नी मुश्किल है। तो यहां कुछ कहानी इस तरह से है, ये ग्राउंड ऐसा बोलता है कि भाई अगर जो लैंडलॉर्ड है ना, उसने अपना ग्राउंड फ्लोर का प्रीमाइसेस किसी को किराए पर दिया गया हुआ था, और प्रीमाइसेस को किराए पर देने के बाद उसको परमानेंट डिसेबिलिटी होती है। तो क्या क्या चीजें हैं, पहला ग्राउंड फ्लोर ऑन रेंट, उसने ग्राउंड फ्लोर किराए पर दिया था। दूसरा आफ्टर लेट या फिर आफ्टर रेंट बोल दो, सफर्ड परमानेंट डिसेबिलिटी, कि भाई जो लैंडलॉर्ड था उसने अपना ग्राउंड फ्लोर किसी को किराए पर दिया, और ग्राउंड फ्लोर किराए पर देने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया कि उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी, ये पॉइंट ध्यान रखना, परमानेंट, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट डिसेबिलिटी उसको हो चुकी है। तो उस केस के अंदर रेंट ट्रिब्यूनल, अगर वो रेंट ट्रिब्यूनल में पिटीशन डालता है, एप्लीकेशन डालता है कि साहब मेरे को मेरी जगह ग्राउंड फ्लोर दिलवाया जाए, तो वहां पर ऑर्डर किया जा सकता है कि तुरंत इसको पोजेशन दी जाए। तुरंत का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि हाथों हाथ खाली, नहीं, उसमें भी 3 महीने का समय लगता है। और ठीक है, लिखा हुआ है तो अपने ध्यान रखेंगे। तो अब ध्यान देना, अगर लैंडलॉर्ड ने ग्राउंड फ्लोर का प्रीमाइसेस किराए पर दे रखा है और उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, दो बातें, और तीसरी बात उसको वो प्रूव करनी होगी बाय मेडिकल सर्टिफिकेट। वो रेंट ट्रिब्यूनल को ये फैक्ट प्रूव कर देता है कि मुझे परमानेंट डिसेबिलिटी है, और चौथी बात, हैज नो ग्राउंड फ्लोर इन हीज पोजेशन, कि उसके पास कोई ग्राउंड फ्लोर कब्जे में नहीं है। जहां भी वो अभी रह रहा है वो ग्राउंड फ्लोर नहीं है, वो कोई फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड फ्लोर है, ऐसा कुछ है, अभी उसके पास ग्राउंड फ्लोर की कहीं भी पोजेशन नहीं है, तब उसके पास ये अधिकार होगा। तो कब परमानेंट डिसेबिलिटी में अधिकार होगा, ग्राउंड फ्लोर किराए पर दिया था, किराए पर देने के बाद उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, उसको अगर वो परमानेंट डिसेबिलिटी को फैक्ट को अगर प्रूव कर देता है बाय मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये भी प्रूव कर देता है कि हाल फिलहाल मेरे पास कोई भी ग्राउंड फ्लोर की प्रीमाइसेस पोजीशन में नहीं है, मतलब मैं ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रह रहा हूं, ये चारों कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं, तब जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो ऑर्डर करता है सेक्शन 10 के अंदर कि तुरंत खाली किया जाए किराएदार को। ये है आपका पहला ग्राउंड, कोई भी डाउट इसके अंदर कुछ भी। प्री में आपसे ये ग्राउंड पूछा जाए बहुत मुश्किल है, हाँ मोटा मोटी तौर पर ऐसे पूछ लिया जाए कि भाई परमानेंट डिसेबिलिटी या टेम्परेरी डिसेबिलिटी, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये इतना इन डिटेल नहीं। तो प्री में आपसे मैक्सिमम ये पूछा जा सकता है कि भाई सेक्शन 10 परमानेंट डिसेबिलिटी में लगता है या टेम्परेरी में, तो परमानेंट में लगता है। बाकी से ये पूछा जा सकता है कि भाई सेक्शन 10 में ऑर्डर कौन पास करता है, रेंट ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करता है। सेक्शन 10 किन प्रीमाइसेस को लगता है, रेजिडेंशियल पर्पस वाली प्रीमाइसेस को लगता है। ये कुछ है, एक अपने और भी पढ़ेंगे कि सेक्शन 10 में जो ऑर्डर होता है तो किराएदार को कितने समय दिया जाता है जगह खाली करने के लिए। तो पहला ग्राउंड ये है परमानेंट डिसेबिलिटी, कोई भी डाउट कुछ भी फिर बता दो, अपने आगे चलते हैं। तो परमानेंट डिसेबिलिटी पहला ग्राउंड है, उसके बाद आगे चले, बताओ कोई दिक्कत कुछ भी।
सीनियर सिटीजन। इसको लेकर दो बातें हैं कि अगर लैंडलॉर्ड सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन कौन होता है ये बता दो, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर, और अप्लाइड करता है आफ्टर 3 years ऑफ टेनेंसी। दो चीजें होनी चाहिए। अगर लैंडलॉर्ड सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आता है और एंड वो सेक्शन 10 में एप्लीकेशन कब डाल रहा है, जगह को किराए पर देने के 3 साल के बाद। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, सीनियर सिटीजन भी होना चाहिए और जगह कम से कम 3 साल से किराए पर है, तब आप सेक्शन 10 में एप्लीकेशन डाल सकते हो, तुरंत खाली करवाई जाएगी जगह। तो सीनियर सिटीजन कौन होता है, यस 65 ईयर्स, कम से कम 65 साल, कम से कम 65 साल, ये है दूसरा ग्राउंड। तो सीनियर सिटीजन में बस इतना ध्यान रख लेना एक पॉइंट कि सीनियर सिटीजन सेक्शन 10 में एप्लीकेशन कब डाल सकता है, 3 साल बाद, किराए पर देने के 3 साल बाद ही वो पिटीशन डाल सकता है, अदरवाइज हर सीनियर सिटीजन नहीं। सीनियर सिटीजन है, उसने जगह किराए पर दे रखी है, उसके 3 साल बाद, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। और अच्छा एक और बात, एक क्वेश्चन इसमें, चलो वैसे पूछा नहीं जाएगा बट बात कर रहे हैं तो, ये एक पर्सन है जिसका नाम है ए, इसने प्लेस दिया था रेंट पर 2020 में, ये 65 साल का हुआ है 2024 में, ठीक है। इसने पिटीशन डाली है अंडर सेक्शन 10 इन 2025। बताइए क्या ये पिटीशन फाइल कर सकता है? दोबारा बोल रहा हूं, ए एक पर्सन है जिसने अपना घर किराए पर दिया है 2020 में, 65 साल का वो हुआ है 2024 में, 2025 के अंदर वो सेक्शन 10 के अंदर पिटीशन फाइल करता है। बताइए क्या वो पिटीशन फाइल कर सकता है सेक्शन 10 में? यस बिल्कुल यस। यहां 3 साल वो नहीं है कि 65 सीनियर सिटीजन के बाद 3 साल नहीं, फिर तो वो सीधे लिख देते 68 ईयर्स। यहां ये कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन होना चाहिए और जगह किराए पर दिए हुए 3 साल हो गए होने चाहिए। सीनियर सिटीजन से 3 साल नहीं गिने जाएंगे, ये ध्यान रख लेना। अब आ जाइए पब्लिक सर्वेंट। अगर जो लैंडलॉर्ड जो सेक्शन 10 में पिटीशन फाइल कर रहा है, जो लैंडलॉर्ड जो सेक्शन 10 में पिटीशन फाइल कर रहा है, वो लैंडलॉर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया, या फिर आपका क्या नाम है ये गवर्नमेंट जो कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनी या कॉर्पोरेट जिसको अपने बोलते हैं, उसका एम्प्लॉय है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ये सब एम्प्लॉय, इन सब का एम्प्लॉय है। और तीसरी बात, पिटीशन फाइल की है बिफोर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट और सस्पेंड और रिमूवल, आफ्टर 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट, suspend removal, within 1 year of commencement of act। अब ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देने लायक टॉपिक है ये, अब इस पे ध्यान देना एक बार कि भाई जो पब्लिक सर्वेंट है ना, जो मान लीजिए जो मकान मालिक है वो
कोई सरकारी एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, सीधी सी बात बोले सरकारी ऑफिसर है कोई, ऑफिसर मतलब सरकारी किसी भी तरह की नौकरी है उसकी, तो वो सेक्शन 10 में पिटीशन फाइल कर सकता है। तो ध्यान देना, सरकारी बंदा कब फाइल कर सकता है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पे दिया हो और सरकारी बंदा हो। तो लैंडलॉर्ड अगर सरकारी पर्सन है, पब्लिक सर्वेंट है, तो वो पिटीशन फाइल कर सकता है सेक्शन 10 में। पर कहानी ये आती है कि कब, ये तो ठीक है कौन फाइल कर सकता है, कब फाइल कर सकता है, तो उसके अंदर रूल ये है कि भैया आपकी अगर रिटायरमेंट है या आपको नौकरी से निकाला जा रहा है तो उससे 1 साल पहले, या फिर रिटायरमेंट या नौकरी से निकालने के 1 साल के बाद, या फिर इस एक्ट के, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के फोर्स आने में 1 साल के अंदर अंदर, इनमें से जो भी पीरियड लेटर एक्सपायर होगा। कौन सा पीरियड लिया जाएगा, लेटर पीरियड, जो सबसे आखिरी होगा। कि भाई मान लीजिए आप रिटायर तो हो गए थे सन 2000 के अंदर, पर ये एक्ट कब फोर्स में आया, 1 अप्रैल 2003, तो फिर ये बात लगेगी। क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल 2003 से 1 साल का आपको समय मिलेगा, 1 अप्रैल 2004 तक। तो यहां पर आपके पास ये वाला पॉइंट रहेगा। वही मान लीजिए आप रिटायरमेंट हुए हो 2010 में, तो आपके पास कौन सा समय रहेगा, 2010 से 1 साल तक, 2011। तो यहां ये बात बोला जाता है कि अगर जो लैंडलॉर्ड है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो पिटीशन फाइल कर सकता है सेक्शन 10 के अंदर। अगर उसने जगह रेजिडेंशियल पर्पस से दी गई थी, और वो कब पिटीशन फाइल कर सकता है, वो फाइल कर सकता है या तो रिटायरमेंट या रिमूवल के 1 साल पहले, 1 साल बाद, या फिर इस एक्ट के लागू होने के 1 साल के अंदर अंदर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है आपको याद करने में, पर अच्छे से पढ़ना। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का, पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। अब आ जाइए आगे, आर्म्ड फोर्सेस, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन। ये ध्यान देना, यूनियन की बात हो रही है, स्टेट की नहीं। हालांकि आपसे पूछा जाए क्या पुलिस वाला सेक्शन 10 में एप्लीकेशन डाल सकता है, डाल सकता है। क्यों, क्योंकि पुलिस वाला पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक सर्वेंट को इसमें कवर किया है। हालांकि पब्लिक सर्वेंट में ये सारे कवर हो जाते हैं, बट फिर भी लिखा हुआ तो अपने को ध्यान देना है। अगर जो लैंडलॉर्ड है वो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन में है, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, इनमें है, इनका मेंबर है, मेंबर मतलब इनके वहां नौकरी करता है, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन का मेंबर है, तो वो पिटीशन फाइल कर सकता है। और पिटीशन कब फाइल कर सकता है, वो पिटीशन फाइल कर सकता है, यहां भी वही रूल है, बिफोर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, विद इन 1 ईयर ऑफ commencement of act, commencement of act, before 1 year of suspension, removal, retirement, सेम चीज यहाँ पे है, आफ्टर 1 ईयर। ये है आपका आर्म्ड फोर्सेस के लिए। बस ये वाला थोड़ा पॉइंट है जो आपको तंग कर सकता है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। कब और कौन, ये कौन है, कौन, 2 पॉइंट ध्यान रखना सेक्शन 10 में, कब पिटीशन फाइल हो सकती है और कौन फाइल कर सकता है। अब आ जाइए अगला पॉइंट, आर्म्ड फोर्सेस हो गया, यू एक बार, चलो यू एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ी देर से करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग रहेगा। अब आते हैं विडो, नहीं लीगल रिप्रेजेंटेटिव, चलो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एक चीज ध्यान रखना, ये हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं है, ऐसे नहीं कि सेक्शन 10 में
कोई भी बंदा है वो मर गया, उसका लड़का, उसकी लड़की, उसके बच्चे आके सेक्शन 10, नहीं, ये उनकी बात नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पर्सन, मरे हुए आदमी के बारे में जो डाई हुआ है इन डिसीज्ड पर्सन, एक मिनट, जो मेंबर है ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन एंड डाइड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, ये उनकी बात करता है। ये हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि किसी का भी बच्चा, किसी की बच्ची, किसी का लड़का लड़की, नहीं, ये उनकी बात नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि भैया जो लैंडलॉर्ड था ना, वो यूनियन मतलब आर्मी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, इनमें था, और वो ड्यूरिंग नौकरी मतलब जिसको अपने बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरान मारा गया, कि भाई जिसको अपने क्या वर्ड यूज करते हैं, शहीद, कि भाई आर्म्ड फोर्सेस का बंदा मेंबर था, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और वो शहीद हो गए हैं, उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ये सिर्फ उन्हीं को है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, किन लीगल रिप्रेजेंटेटिव को है। इसमें भी ये लोग कब फाइल कर सकते हैं, इसमें है आफ्टर 1 ईयर ऑफ डेथ, या विद इन 1 ईयर बोल सकते हो आप, विद इन 1 ईयर ऑफ डेथ, विद इन 1 ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, उनके मरने के 1 साल के अंदर अंदर, या फिर एक्ट के लागू होने के 1 साल, दोनों में से जो भी बाद में खत्म होता है टाइम, ये उसकी बात है, कब और कौन। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेकर अभी अपने इसको रिवाइज करेंगे, इसलिए मैं आपको फटाफट लिखवा रहा हूं, ताकि एक बार आपको जो लिखने वाली चीज है ये मोटा मोटी कवर हो जाए। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बाद आता है विडो। विडो कि भाई जो लैंडलॉर्ड तो नहीं बोलेंगे, जो पेटिशन फाइल कर रहा है, पेटिशन जो है बाय विडो ऑफ लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड तो मर चुका है तभी ये विडो हुई है, ठीक है, लैंडलॉर्ड, और पेटिशन जो आ रही है वो फाइल होनी चाहिए विद इन 1 ईयर ऑफ डेथ। कौन कब, अब ध्यान दे देना एक बार फटाफट। मैंने आपको इसलिए लिखवाया क्योंकि इसके अंदर लिखने लायक, चलो लिखना जरूरी था तो लिख दिया, अब यहां से अपने समझ सकते हैं। अब आ जाओ, यू को अलग इसलिए रखा है क्योंकि ये ग्राउंड नहीं है, ये एक तरह से कंडीशंस की तरह काम करता है, जो अपने पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा। तो अब ध्यान देना, सेक्शन 10 जो बात करता है एविक्शन ऑफ टेनेंट के बारे में, जो कुछ इस तरह से लिखा गया है, इमीडिएट रिकवरी ऑफ पोजेशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई इमीडिएट रिकवरी ऑफ पोजेशन का मतलब क्या है, जिसको अगर आप पढ़ो तो ये बोला जाता है कि भैया जो लैंडलॉर्ड है ना वो तुरंत खाली करवा सकता है, पर तुरंत नहीं होता। कानून के अंदर तुरंत का कोई कंसेप्ट नहीं है, किराएदार को समय मिलता है, जिसके अंदर किराएदार को 3 महीने का समय मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। यहां तुरंत के अंदर ये मत बोलना कि तुरंत खाली करना पड़ेगा, नहीं सर, 3 मंथ टाइम। अगर सेक्शन 10 में ऑर्डर होता है ना, तब भी टेनेंट को 3 महीने का समय मिलेगा, उसको 3 महीने दिए जाएंगे कि आप कोई दूसरी जगह ढूंढ लो और खाली कर लो, ऐसा नहीं है तुरंत। तो दोबारा बात करते हैं कि सेक्शन 10 जो इमीडिएट पोजेशन की बात करता है, उसका मतलब एक्चुअली में इमीडिएट नहीं है, टेनेंट को 3 महीने का समय दिया जाता है, एक चीज। अब आते हैं बात कि भाई ये कब लगता है, कंडीशन क्या है। तो नॉर्मली जो कंडीशन है वो ये है कि अगर जो प्रीमाइसेस है, जो परिसर है, वो रेजिडेंशियल पर्पज से दिया गया है, और ऑर्डर कौन कर सकता है, रेंट ट्रिब्यूनल। तो एक कंडीशन है, प्रीमाइसेस अगर रेजिडेंशियल पर्पज से दिया गया है तभी सेक्शन 10 लगेगा, और ऑर्डर कौन करता है, रेंट ट्रिब्यूनल। आपसे पूछा जा सकता है पिटीशन किसके पास फाइल होती है, रेंट ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। और अगर रेंट ट्रिब्यूनल सेक्शन 10 में ऑर्डर करता है तो टेनेंट को कब खाली करना होगा, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अंदर खाली करना होगा, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 10 में जो है कौन कौन लोग राइट या किन किन लोगों के पास अधिकार है सेक्शन 10 में। तो सबसे पहले परमानेंट डिसेबिलिटी।
अगर जो लैंडलॉर्ड है उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है जिसकी वजह से वो ग्राउंड फ्लोर का प्रीमाइसेस नहीं यूज कर सकता, तो वो पेटिशन फाइल करेगा रेंट ट्रिब्यूनल में, बोलेगा कि साहब मेरे परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, मुझे ग्राउंड फ्लोर चाहिए, ग्राउंड फ्लोर मैंने किराए पर दिया हुआ है, आप मुझे खाली करवा के दीजिए। तो परमानेंट डिसेबिलिटी हो, ग्राउंड फ्लोर किराए पर था और अब आपको ग्राउंड फ्लोर चाहिए, तो आपको दे दिया जाएगा, खाली करवा दिया जाएगा। तो एक तो है परमानेंट डिसेबिलिटी। फिर आप आ जाइए सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन कब फाइल कर सकता है? 3 साल, यहां लिख लेना 3 साल। किराया, प्रॉपर्टी को किराए पर देने के 3 साल बाद। ऐसा नहीं कि जब अगला आज तुमने किराए पर दिया और कल नहीं, कम से कम 3 साल हुए होने चाहिए प्रॉपर्टी को किराए पर देने के। पब्लिक सर्वेंट, ये जो सरकारी नौकर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके जितने भी एम्प्लॉय हैं, ये लोग इस सेक्शन के अंदर पिटीशन फाइल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? इनकी रिटायरमेंट, इनकी रिमूवल से 1 साल पहले, 1 साल बाद में, इस एक्ट के 1 साल, इस एक्ट के लागू होने के 1 साल के अंदर अंदर। ये ग्राउंड है इसके अंदर। ये जो 1 साल वाली बात है वो अच्छे से पढ़ लेना, यहां लिख लेना 1 साल, 1 ईयर। आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन, इनको भी यही बात बोली गई कि भैया आप लोग अपने रिटायरमेंट रिमूवल से 1 साल पहले, 1 साल बाद में, मतलब 1 साल तक, या फिर एक्ट के लागू होने के 1 साल के अंदर अंदर आप लोग इस सेक्शन में पिटीशन फाइल कर सकते हो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव हर किसी की बात नहीं है। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब जिनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बंदा है, या मैं बोलूं कि जो मरे हुए इंसान का ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, या जो ओरिजिनल लैंडलॉर्ड था, अगर वो आर्म्ड फोर्सेस का बंदा था और वो नौकरी के दौरान शहीद हुआ है, तभी इसके पास अधिकार होगा। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन सा होना चाहिए? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ये कब? इनके अंदर भी वही रूल है 1 साल, कि भैया उनके मरने के 1 साल के अंदर अंदर, या एक्ट लागू होने के 1 साल के अंदर अंदर। विडो के लिए क्या है कि जो ओरिजिनल लैंडलॉर्ड अगर वो मर चुका है, तो उसकी जो विडो वाइफ है वो पिटीशन फाइल कर सकती है। उनके लिए भी क्या रूल है? 1 साल, कि मरने के 1 साल के अंदर अंदर। अब आते हैं इसके ऊपर, यूज ऑफ प्रॉपर्टी। यूज ऑफ प्रॉपर्टी जिसको लेकर अपने ने पॉइंट छोड़ा था, जिसको लेकर ये एक तरह से कंडीशंस है, यूज को लेकर कंडीशंस है, कि भाई जो पिटीशन है ना, वो सिर्फ किसी एक प्रीमाइसिस के लिए डल सकती है। जिसका मतलब क्या है? ये कहता है कि अगर जो लैंडलॉर्ड है उसने 2 या उससे ज्यादा प्रीमाइसेस किराए पर दे रखी हैं, तो वो सेक्शन 10 में जो पिटीशन फाइल करेगा वो किसी एक ही प्रीमाइसेस के लिए करेगा, ओनली फॉर वन। ऐसा नहीं है कि आप सभी, नहीं, आप सिर्फ किसी एक प्रीमाइसेस के लिए। मान लीजिए जयपुर के अंदर उसने 2 या 3 जगह पे जगह किराए पर दे रखे, तो किसी एक के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है, बस वो बात खत्म। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, लैंडलॉर्ड मस्ट नॉट हैव पोजेशन ऑफ ऑन प्रीमाइसेस। लैंडलॉर्ड जहां रह रहा हो वो उसका खुद का घर नहीं होना चाहिए। अगर वो उसका खुद का घर है, ठीक है, अभी बात करता हूं, अगर वो उसका खुद का घर है तब नहीं। जब आप खुद के घर में रह रहे हो तब इमरजेंसी क्या है? सेक्शन 10 तो इमरजेंसी सिचुएशन की बात कर रहा है। आप खुद के घर में रह रहे हो तब किस बात की इमरजेंसी है? तो 2 कंडीशन है। एक, अगर आपने एक से ज्यादा जगह किराए पर दे रखी है तो सिर्फ एक के लिए पिटीशन डाल सकते हो। दूसरा, अगर आप खुद के घर में रह रहे हो तब नहीं फाइल हो सकता। और बाकी कंडीशन यहां लिख देते हैं, रेजिडेंशियल पर्पस होना चाहिए, तभी सेक्शन 10 लगेगा। ये कंडीशंस है। तो ये यूज वाली जो बात है वो कुछ इस तरह से बोलता है कि पिटीशन तभी मेंटेन हो सकती है, या सेक्शन 10 के अंदर एप्लीकेशन तभी एंटरटेन की जाएगी अगर जो लैंडलॉर्ड है वो खुद की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा है। ये है सेक्शन 10। हाँ जी, सब सेक्शन 1 और 2 के अंदर नहीं हो सकती जी। आप लैंडलॉर्ड और उनकी बात कर रहे हैं, नहीं हो सकती है। 1 साल के बाद पिटीशन फाइल नहीं हो सकती है। सेक्शन 10 में नहीं हो सकती है। सेक्शन 9 का अधिकार है तो है,
सेक्शन 10 में नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो, तो ये है अपना सेक्शन 10, जिसको काफी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं आपको बोलूं कि ये समझ लो वो समझ लो, कुछ है नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट बातें हैं, मोटा मोटी बातें। तो मैं आपको ये बोलूं कि अगर आपने ट्रिक अच्छे से याद कर लिए तो ये टॉपिक आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपने एक मेन टॉपिक पे, जो है अपना सेक्शन 3। अब एक बार ध्यान दे देना, हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़ा, दूसरी क्लास के बाद कल की क्लास बोल दें, आज की क्लास बोल दें, तो हमने सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 10 का टॉपिक पढ़ा, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। जिसमें हमने पढ़ा रिवीजन ऑफ रेंट सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी सेक्शन 8, एविक्शन ऑफ टेनेंट किराएदार की बेदखली, एंड इमीडिएट रिकवरी ऑफ पोजेशन सेक्शन 10। अब एक बार ध्यान देना, ये 4 टॉपिक अपने ने पढ़े। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो ऐसा पूछता नहीं है, बट अगर पूछ ले तो ध्यान रखना। एक तो आपसे वो ऐसे पूछ सकता है कि भैया चैप्टर 2 या चैप्टर 3 या दोनों कब नहीं लगते, या कब व्हेन नॉट अप्लाई। तो वो तो जो सेक्शन 3 की हेडिंग है वही बोला हुआ है, तो आप समझ जाओगे अच्छा हाँ हाँ सेक्शन 3 की हेडिंग यही है। पर अगर वो ऐसा बोल दे कि भाई लिमिटेड पीरियड ऑफ टेनेंसी कब नहीं लगती है, सेक्शन 9 कब नहीं लगता है, सेक्शन 10 कब नहीं लगता है, तो ये मत ढूंढते रहना कि यार सेक्शन 9 में तो ऐसी बात ही नहीं हुई, सेक्शन 10 में तो ऐसी बात नहीं हुई, लिमिटेड पीरियड में तो ऐसी कहीं बात नहीं हुई। किसकी बात कर रहा है वो? इसकी। चैप्टर 2 एंड 3 है क्या? यही तो है कि चैप्टर 2 एंड 3 कब नहीं लगेगा, जिसका दूसरा मतलब भी क्या है कि लिमिटेड पीरियड टेनेंसी या सेक्शन 9 या सेक्शन 10 या रिवीजन ऑफ रेंट का कंसेप्ट कब नहीं लगेगा। तो इसको थोड़ा इस तरह से ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रख लेना। ये ना हो कि वहां पर आपका दिमाग ही ना चले मौके पर और आपको लगे यार ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। ये यही है। ठीक है, चलो अब आते हैं टॉपिक पे। सेक्शन 3 जो कुछ इस तरह से बोलता है कि चैप्टर 2 एंड 3 ऑफ राजस्थान रेंट एक्ट व्हेन नॉट अप्लाई, कब नहीं लगते, कब ये नहीं लगते हैं, या कुछ इस तरह से अपने बोल सकते हैं किन प्रीमाइसेस को नहीं लगते, को नहीं लगते। तो अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि भाई किन प्रीमाइसेस को नहीं लगते और वो कैसे याद होगा। ट्रस्ट ने यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कंपनी को डाइवर्ट कर दी। अब ध्यान देना, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट अलग है, कंपनी अलग है, गवर्नमेंट कंपनी अलग है, और डाइवर्ट से अलग निकलेगा। क्या क्या निकलेगा अब ये ध्यान देना। नंबर 1, कोई भी ऐसी प्रीमाइसेस, याद रखना हमको राजस्थान रेंट एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी वर्ड यूज नहीं करना है, हमको वर्ड यूज करना है प्रीमाइसेस। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, प्रॉपर्टी वर्ड नहीं यूज कर सकते हो आप। तो प्रीमाइसेस, कोई भी ऐसी प्रीमाइसेस जो बिलोंग करती हैं टू ट्रस्ट। कौन सा ट्रस्ट? जो भी ये ट्रस्ट होते हैं, एजुकेशनल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, जैसे कि मंदिर, स्कूल, कॉलेज, ठीक है,
एनजीओ की जो क्या कहते हैं बिल्डिंग होती है, ये सब चीजें। तो कोई भी ऐसी प्रेमाइसेस जो ट्रस्ट की है उनको ये चैप्टर 2 और 3 नहीं लगते हैं, जिसका मतलब है उनको लेकर लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, एविक्शन की बातें वो सब उनको नहीं लगती है। तो कोई भी ऐसी प्रेमाइसेस जो ट्रस्ट को बिलोंग है, कोई भी ऐसी प्रेमाइसेस जो बिलोंग करती हैं टू यूनिवर्सिटीज, जो ये यूनिवर्सिटीज होती है ना, लाइक राजस्थान यूनिवर्सिटी, या मान लीजिए सेंट्रल एक्ट में भी यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल एक्ट में यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, जो जयपुर में जैसे अभी नहीं है बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है, या फिर अगर कोई प्राइवेट कॉलेजेस की भी जो खुद की यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं, कॉलेज तो हो गया ट्रस्ट, अगर वो ट्रस्ट बना रखा है तो ये बात कर रहा है यूनिवर्सिटीज की, कि जो सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट में यूनिवर्सिटी बनती है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, बी आर अम्बेडकर, या फिर मान लीजिए कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है पर उसने प्रॉपर कॉलेज नहीं, प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिनकी खुद की ही उन्होंने क्या यूनिवर्सिटी अपने बोल सकते हैं, विश्वविद्यालय जिन्होंने खुद का ही बना रखा है, क्योंकि वो भी एक एक्ट के अंडर बनता है। तो ऐसी कोई भी प्रेमाइसेस जो किसी यूनिवर्सिटी को है, चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटी हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, उनको भी ये एक्ट उनको ये एक्ट ही नहीं लगता, सीधी सी बात ये मान लेना। ठीक है, तीसरा premises belonging to गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में सब आते हैं, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये सब आते हैं। premises belonging to ये आपकी कंपनीज, जिसको अपने बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी, जो भी कंपनी है उसको प्रेमाइसेस जिनकी है, एंड देन इज प्रेमाइसेस बिलोंग टू गवर्नमेंट कंपनी, जो सरकारी कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी की बात करता है, सरकारी कंपनी की। अब ध्यान दे देना, सबसे पहला ट्रिक जो अपना चल रहा है अभी, ट्रस्ट ने यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कंपनी को डाइवर्ट कर दी, डाइवर्ट अभी भी बाकी है, ठीक है। अब ध्यान देना, प्रेमाइसेस विच आर बिलोंगिंग टू ट्रस्ट, ट्रस्ट की जितनी भी प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट कौन सा है, ये जितने भी कोई भी संस्था है, आपकी रिलीजियस संस्था, मंदिर मस्जिद, एजुकेशनल संस्थाएं, ठीक है, चैरिटेबल संस्थाएं, एनजीओ, इन सब की वो प्रीमाइसेस जिसका मालिक कौन है, यूनिवर्सिटीज, राजस्थान यूनिवर्सिटी, बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, या इवन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे मान लो ये मणिपाल हो गया, एमिटी हो गया, ये जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी की जो भी प्रीमाइसेस मतलब उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी बिल्डिंग्स, प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी की जितनी भी प्रीमाइसेस हैं, प्रीमाइसेस बिलोंगिंग लेकर लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, एविक्शन ऑफ टेनेंट, ये सब चीजें इन प्रीमाइसेस पर नहीं लगेंगी। हाँ जी, प्राइवेट क्यों नहीं लगाते, समझा नहीं मैं। प्राइवेट नीतू जी एक बार दोबारा बोलेंगे कि मतलब क्या पूछ रहे हैं आप, प्राइवेट क्यों नहीं लगाते? डाइवर्ट को लेकर ध्यान रख लेना, देवस्थान डिपार्टमेंट, वक्फ बोर्ड, हिंदुओं में होता है देवस्थान डिपार्टमेंट और मुस्लिमों में होता है वक्फ बोर्ड। नहीं, प्राइवेट को भी लगती है, प्राइवेट को भी लगती है, ये यूनिवर्सिटी में सब कुछ आ गया ना। जैसे मैंने बोला कि भाई वो सब यूनिवर्सिटीज जो किसी एक्ट में स्टैब्लिश है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी। कॉलेज क्यों नहीं, क्योंकि कॉलेज को ये कवर कर गया कि कॉलेज एक एजुकेशनल ट्रस्ट होता है। यूनिवर्सिटीज के लिए दूसरा पॉइंट है, जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटी है, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो किसी ना किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर होती हैं, तो उनको कोई ना कोई एक्ट लगता ही लगता है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, चाहे मणिपाल है, चाहे
सिम्बाइसिस है, चाहे ये एमिटी है, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, उन सब की प्रेमाइसिस को ये नहीं लगता है। ठीक है, प्राइवेट को भी लगता है, ऐसा नहीं है नहीं लगता। अब ये ध्यान देना, लास्ट डाइवर्ट देवस्थान डिपार्टमेंट और वक्फ। देखो ऐसा है, ये नहीं है कि हिंदुओं को लेकर भी जैसे मुस्लिम्स में वक्फ बोर्ड होता है, वही उन लोगों का, उन लोग की प्रॉपर्टीज जो भी धार्मिक प्रॉपर्टीज है वो देखता है, तो हिंदुओं में भी होता है जिसको बोला जाता है देवस्थान डिपार्टमेंट, और उसमें भी यही कंसेप्ट है कि भाई मंदिर होता है, वो मंदिर मान लीजिए एक जिला होता है, उस जिले के अंदर जितने भी मंदिर होते हैं वो सभी एक, जैसे सरकारी ऑफिस बने होते हैं कलेक्टर ऑफिस ये सब, वैसे एक ऑफिस बना होता है जिसको बोला जाता है देवस्थान डिपार्टमेंट। उसमें एक ऑफिसर बिठाया जाता है, ठीक है, देवस्थान विभाग बोलते हैं जिसको हिंदी में, और देवस्थान ऑफिसर होता है वो RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से वो रिक्रूट होता है। ठीक है, वो जैसे मंदिर होता है, मंदिर की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है बस उनका ध्यान रखता है, ध्यान इन द सेंस कि वो लोग कोई पैसे की गड़बड़ तो नहीं कर रहे, ये सब चीजें। सेम वक्फ बोर्ड में भी यही होता है कि मेंबर होते हैं, ठीक है, उनकी कमेटी होती है, मेंबर होते हैं, वो बस ये ध्यान रखते हैं कि जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक जो प्रॉपर्टीज है वो सही से है, कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो दोनों एक ही जैसे हैं, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, ये कहता है वो सब प्रॉपर्टीज जो देवस्थान डिपार्टमेंट की है, वो सब प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड की है, उनको भी राजस्थान रेंट एक्ट या बोलूं चैप्टर 2 चैप्टर 3 नहीं लगता है। बात खत्म। ठीक है, तो अब आते हैं इसी में दूसरा जो ट्रिक है, फॉरेन बैंक्स आर MNCs। ये क्या है, फॉरनर, फॉरनर बैंक, मल्टीनेशनल कंपनी, MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, जिसमें आपकी सारी आती है, एक तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में सिर्फ इतना सा फर्क है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो जिनके मार्केट में शेयर्स नहीं आए हैं, पब्लिक लिमिटेड वो जिनके मार्केट में शेयर्स आ चुके हैं, बस और कुछ फर्क नहीं है। अब ध्यान देना, पिछला जो ट्रिक था जिसमें अपने ने बोला कि भाई वो प्रीमाइसेस जो बिलोंग करती हैं ट्रस्ट को, यूनिवर्सिटी को, फलाना ढिमकाना, ये सब, यहां हम बोलेंगे वो सब प्रीमाइसेस जो किराए पर दी गई है। यहां क्या बात कर रहा है, किराए पर दी गई। यहां ये नहीं बोल रहा वो प्रीमाइसेस जो फॉरेनर्स की है, नहीं, जो किराए पर दी गई हैं टू फॉरेनर्स, वो लोग जो इंडियन नागरिक नहीं है, टू हाई कमिश्नर, जो एम्बेसी के लोग रहते हैं ना, उनको दी गई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल आपने अपना घर दे रखा है यूनाइटेड नेशन वालों को, ऐसा कुछ, तो वो प्रीमाइसेस जो किराए पर दी गई हैं फॉरेनर्स को, हाई कमिश्नर्स को, फॉरेन के जो ऑफिसर जो इंडिया में काम करते हैं, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। देन दूसरा, प्रीमाइसेस लेट टू बैंक्स, जितने भी बैंक हैं, पब्लिक प्राइवेट जितने भी, उनको ये एक्ट नहीं लगता। प्रीमाइसेस लेट टू मल्टीनेशनल कंपनीज, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बस ये ध्यान रख लेना जिनका कैपिटल मिनिमम 1 करोड़ हो, मिनिमम 1 करोड़ हो, ये ध्यान रख लेना, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब ध्यान दे देना कि जो आपका सेक्शन 3 बोलता है, जो बोलता है चैप्टर 2 चैप्टर 3, या मैं ये बोलूं कि सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 10 किन किन प्रीमाइसेस को नहीं लगते हैं, तो 2 पार्ट है, जिसमें एक पार्ट तो कुछ इस तरह से चलता है कि वो प्रीमाइसेस जिसके मालिक कौन है, और दूसरा पार्ट क्या है, वो प्रीमाइसेस जिनके किराएदार कौन है। प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू, प्रीमाइसेस लेट टू, प्रीमाइसेस जिनके मालिक कौन है और प्रीमाइसेस जिनके किराएदार कौन है। तो ये ध्यान रख लेना, वो प्रीमाइसेस जिनके जो मालिक हैं वो कौन है, वो मालिक हैं
ट्रस्ट वाले, यूनिवर्सिटी वाले, सरकार, कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी या फिर देवस्थान डिपार्टमेंट, वक्फ बोर्ड, उनको ये सेक्शन 6 से लेकर 10 या चैप्टर 2 3 नहीं लगते हैं। वो प्रीमाइसेस, किराएदार की बात हो रही है, वो प्रीमाइसेस जिसमें किराएदार या फिर प्रीमाइसेस किराए पर दी गई है फॉरेनर को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, एम्बेसडर्स को, वो प्रीमाइसेस जो किराए पर दी गई है बैंक को, वो प्रीमाइसेस जो किराए पर दी गई है मल्टीनेशनल कंपनी को, पब्लिक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को। और पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी कौन सी होनी चाहिए? जिनका जो कैपिटल वैल्यू है, कैपिटल वैल्यू मतलब एक कंपनी की वैल्यू होती है, वो जो वैल्यू है वो कम से कम 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए, तब ये लगेगा। तो ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रख लेना, हालांकि मैंने मार्क कर दिया है। यहां हुआ आपका सेक्शन 10 और सेक्शन 3 दोनों खत्म, कि भाई एविक्शन कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता। एंड देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका सेक्शन 6 से सेक्शन 10 कब नहीं लगेगा। कोई भी डाउट अभी तक किसी भी तरह का तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट। अपने अभी कंटिन्यू करेंगे, क्लास खत्म नहीं हुई है, जस्ट क्योंकि कुछ था नहीं बताने को आज वाले टॉपिक में, इसलिए टॉपिक फटाफट हुआ। भाई भाई सीधी सी बात है भाई, इसके अंदर तो है कि ये 1 है तो है, क्यों है कुछ नहीं पता। वो तो ऐसे ही अपने फालतू का समय खराब करें, भाई ये क्यों है ऐसा, जब वो पूछेगा ही नहीं क्यों है ऐसा, और कोई कोई वजह होती भी नहीं है क्यों की। ये जो ऐसे टॉपिक होते हैं ना, इसमें भी यार इन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि फॉरेनर्स को जो प्रॉपर्टी किराए पर दी होगी उसको नहीं लगेगा। भैया इनके जज ने लिख दिया, क्यों का कोई रीजन नहीं है। हाँ ठीक है, कोई सच झूठ बना के कुछ बात करनी है तो अपने कर सकते हैं, बाकी क्यों का कोई रीजन नहीं है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, इन्होंने लिस्ट में ये क्यों लिखा, इसमें इन्होंने ये क्यों नहीं जोड़ा। ये तो ये है कि कानून बनाने वाला जो होता है उसकी मर्जी होती है, वो कुछ भी लिखता है ना। तो ये बात है इसके अंदर तो। और अब अपने चालू करेंगे अथॉरिटीज, जिसमें अपने कोशिश करेंगे रेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, एटलीस्ट इनको तो खत्म कर दे। ओके, तो अब अपने ये चालू कर देते हैं। एक चीज है ना, भाई आप लोग को शायद मैसेज शेयर भी हो गए होंगे, एक चीज और है, क्योंकि ऑब्वियस देखो यार, हम लोग तो मार्केटिंग कंपनी को पैसा देते ही देते हैं। होप आप लोग के लिए स्क्रीन थोड़ी ठीक होगी, क्योंकि अपने ने व्हाइट कर रखी है तो थोड़ा ब्लर अगर हो रहा होगा तो। अपन लोग मार्केट कंपनियों को पैसा देते ही देते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग भी, ऑब्वियस आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, और हर कोई चाहता है कि साइड इनकम हो, कोई कुछ गलत भी नहीं है इसको लेकर। तो अगर आप लोग भी, जैसे हालांकि पहले स्टूडेंट्स आप में से कई स्टूडेंट हैं जो शेयर रेफर करते हैं, और जिनके कहने पे स्टूडेंट्स ने कई स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, बट बीइंग ए स्टूडेंट आप लोग को ऐसा लगता है कि यार ठीक है, अपना रिलेशन अच्छा है कोचिंग के साथ तो कोई बात नहीं, बट नहीं, हम लोग मार्केटिंग कंपनी को पैसा देते हैं। जब हम लोग उनको पैसा दे सकते हैं, तो अगर आपकी रेफरेंस से कोई बच्चा आता है तो आप लोगों को भी एक तरह से, चाहे तो शेयर बोल दो, आप लोगों को भी एक तरह से वो इनकम के अंदर कोई हिस्सा देने में हमको कुछ गलत नहीं है। तो आप लोग ये रेफरेंस शेयर वाला जो इनका कॉन्सेप्ट है, आप लोग इससे ज्वाइन कर सकते हो। कुछ नहीं है, आपको लगे आप किसी स्टूडेंट को रेफर कर सकते हो, वो स्टूडेंट अगर ज्वाइन करता है तो वो जो भी कोर्स में ज्वाइन करता है, भाई अपने ऑनलाइन के 3 स्ट्रक्चर है, 15,000 है, 24,000 है और 36,000 है, ऐसे कुछ है, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं याद, पर लगभग ऐसा कुछ है। तो वो जो भी स्ट्रक्चर ज्वाइन करेगा उसका 20% आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर वो ऑफलाइन ज्वाइन करता है, जिसका मुझे याद है 36,000 है, अगर वो स्ट्रक्चर ज्वाइन करता है तो उसका 20% मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज है, और इसको लेकर आप लोग प्लीज ऐसा मत सोचना कि अरे यार अपन लोग कैसे कोचिंग को बोलेंगे, नहीं, ये सबके लिए है। वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी पर्सन है, तो ये एक तरह से आपका राइट ही है। अगर आप किसी को भी रेफर करते हो और वो ज्वाइन करता है, तो आपका ये राइट है कि आपका ये पैसा बनता है, ठीक है, इट इज आपकी इनकम है। तो उसको लेने के अंदर, उसको बोलने के अंदर बिल्कुल भी मत झिझकना, ठीक है। किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो वो बाद में क्लास के बाद पूछ लेना। ये तो नॉर्मली एक बात थी कि मुझे आपसे करनी थी कि भाई आप लोग इस चीज को लेकर ना इतना वो मत सोचना कि यार कैसे बोलेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। जब सब लोगों के लिए है तो ये चीज आपके लिए भी है, ओके। अब चालू कर दें क्लास, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बोलना है? यस, किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ बोलना है?
ये क्लास चालू करते हैं अपने। रेंट कंट्रोल एक्ट के बाद अब इस महीने के अंदर ना आपके माइनर लॉज सारे खत्म कर देंगे अपने, तो आप लोग जो भी माइनर वगैरह के लॉज हैं देख लो ना। रेंट कंट्रोल है, उसके बाद अगर आप लोग की कोई, आपको लोग को लगता है भाई कोई और दूसरा मुश्किल है, जैसे डीवी एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है, तो अपने उसको करेंगे। तो आप लोग अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है ना कि कोई माइनर लॉ है जो आपको तंग कर रहा है, नहीं तो अपने कर चुके हैं, पुराने की बात कर रहा हूं, तो आप लोग सब्जेक्ट खत्म होने से पहले ही बता देना ताकि अपने उसको ऐड कर सके भाई, उसी पे ज्यादा, उसी को अपने पहले खत्म कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगले महीने से अपने जो है कोशिश करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, ये तो चले ही चले, और उसके साथ हो सका तो लाइक जैसा आप लोग के लिए रैपिड रिवीजन वालों के लिए करना है, मेजर लॉस चला सके, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर, अथॉरिटीज। रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर मेन 3 अथॉरिटीज है, ठीक है। जो मेन अथॉरिटीज है, मेन क्या, वैसे 3 ही है। रेंट ट्रिब्यूनल, एपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, सॉरी, एपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल और रेंट अथॉरिटी, रेंट अथॉरिटी, ये 3 लोग हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, ये जो भाई साहब है ना, ये आए थे अमेंडमेंट से, 2017 की अमेंडमेंट हुई जिससे इनको जोड़ा गया, ठीक है, जिससे इनको जोड़ा गया। पहले क्या होता था, सब कुछ कोर्ट होती थी। कोर्ट मतलब देखो वैसे तो ट्रिब्यूनल और कोर्ट अलग होते हैं, पर मेरा कोर्ट कहने का यहाँ मतलब है कि जो ऑफिसर थे ना, वो जज ही होता था, जज को ही ऑफिसर बनाया जाता था। आप ट्रिब्यूनल ले लो, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल ले लो। जैसे अगर मैं बात करूं रेंट ट्रिब्यूनल की, तो रेंट ट्रिब्यूनल में ऑफिसर होता है आपका सिविल जज, सॉरी, सीनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, जूनियर नहीं, सीनियर, जिसको हम लोग एसीजेएम बोलते हैं, नॉर्मली प्रैक्टिकली अपने बोलते हैं एसीजेएम। क्योंकि सिविल जज जूनियर डिवीजन होता है, जैसे ही आपका प्रमोशन होता है ना सीनियर में, तो आपको एसीजेएम बना दिया जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकली बोलते हैं, मतलब नॉर्मली बोलते हैं, बट वैसे नाम, ऑफिशियल जो नेम है, जो आंसर है, वो है सिविल जज सीनियर डिवीजन, ठीक है। ये जो भाई साहब है, इसमें डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, जो कम से कम 3 साल एक्सपीरियंस हो। 3 साल एक्सपीरियंस मतलब कम से कम 3 साल से वो डिस्ट्रिक्ट जज हो। और ये जो है ना, इसमें बैठता है आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का बंदा, जो कौन हो, सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर। अब ध्यान देना, तो मोटा मोटी 3 अथॉरिटी है, रेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल और रेंट अथॉरिटी। रेंट ट्रिब्यूनल जो है, उसके अंदर जो बैठते हैं वो होते हैं सिविल जज सीनियर डिवीजन, वही सारे मामले देखते हैं। रेंट ट्रिब्यूनल का काम क्या है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो भी विवाद हो, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा केस जिसमें 2 लोग आते हैं और एक कहता है कि साहब भाई, आप जब केस फाइल करते हो तो आपकी एक ना टाइटल बनता है कि यार आप किस अधिकार से आ रहे हो। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि साहब ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो मैं ओनरशिप का टाइटल लेकर आ रहा हूं, मालिकाना हक का केस लेकर आ रहा हूं। एक आता है, मैं कहता हूं कि साहब मैं मकान मालिक हूं, ये किराएदार है, इसने मुझे किराया देना है। तो यहाँ पर 2 लोगों का टाइटल क्या है, या किस चीज का केस हो रहा है, लैंडलॉर्ड टेनेंट, मकान मालिक और किराएदार का। ओनरशिप में क्या होता है, मालिक का, और दूसरे को बोल देता है कि भैया ये ट्रेसपासर है, ऐसा कुछ होता है। तो अगर कोई भी ऐसा केस है 2 लोगों के बीच में, जो 2 लोग मकान मालिक और किराएदार के तौर पर आपस में लड़ रहे हैं, मामला रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। तो 2 बातें, रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर ऑफिसर कौन होता है, रेंट ट्रिब्यूनल किन मामलों को देखता है, ये 2 चीजें अपने को देखनी है, जो अपने कहां पे पढ़ेंगे, सेक्शन 13, सेक्शन 18। 18 बात करता है ज्यूरिसडिक्शन की, 13 बात करता है रेंट ट्रिब्यूनल, रेंट ट्रिब्यूनल की इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है, रेंट ट्रिब्यूनल में ऑफिसर जो होता है, उस ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है, कौन ऑफिसर अपॉइंट होता है, ये सारी कहानी, ठीक है। फिर आता है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को लेकर है सेक्शन 19, सेक्शन 19। इसमें भी कौन इस्टेब्लिश करता है, ऑफिसर कौन अपॉइंट करता है, उसके बाद अपील, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को अपील कब हो सकती है,
कितने दिनों में होगी, अपील कितने दिनों में खत्म करेंगे, ये सब सारी कहानी होगी इसमें। फिर आता है रेंट अथॉरिटी सेक्शन 22A कि भैया इसका काम क्या है, इसमें ऑफिसर कौन होता है, ये कुछ एक चीजें अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। तो 3 अथॉरिटी है और मैं आपको तीनों अथॉरिटी अपने को, मेरा भी सजेशन आपको ये रहेगा कि आप इसी तरह से पढ़ना। चाहे आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा कि पहले अथॉरिटीज पढ़ोगे फिर दोबारा जाओगे फिर दोबारा सेक्शन नंबर से चालू करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो छोटी मोटी कंफ्यूजन है ना आपकी वो खत्म हो जाएगी। जैसे अगर आप तीनों को एक साथ पढ़ोगे तो आप ये कंफ्यूज नहीं होगे कि एक्सपीरियंस कहाँ मांगा है। एक्सपीरियंस सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज के लिए कहा है, यहाँ एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ एक्सपीरियंस नहीं है। किसको रेंट ट्रिब्यूनल में बिठाया जाता है, किसको अपीलेट में बिठाया जाता है, किसको रेंट अथॉरिटी में बिठाया जाता है, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब अपने टॉपिक चालू करते हैं। रेंट ट्रिब्यूनल, किराया प्राधिकरण, रेंट ट्रिब्यूनल सेक्शन 13, जिसको लेकर अपने को मेन तो 2 ही बातें पढ़नी है। एक, रेंट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश कौन करता है, रेंट ट्रिब्यूनल में ऑफिसर कौन होगा, ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट कौन करेगा। पर एक क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है और अपन लोग हो सकता है उसको लेकर कंफ्यूज हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, ये क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, इसकी भी बात करेंगे। अब ध्यान देना, रेंट ट्रिब्यूनल को लेकर ऐसा नहीं है कि पूरे स्टेट में एक ही रेंट ट्रिब्यूनल होगा, जिले में, ऐसा कुछ नहीं है। एक्ट कहता है कि भैया स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो पूरे स्टेट के अंदर जहां मन चाहे वहां रेंट ट्रिब्यूनल रखे, जितने मन चाहे उतने रेंट ट्रिब्यूनल रखे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जो रेंट ट्रिब्यूनल की प्लेस है या रेंट ट्रिब्यूनल के जो नंबर है वो फिक्स है क्या, नॉट फिक्स। पूरे स्टेट में रेंट ट्रिब्यूनल हो सकता है, जयपुर में रेंट ट्रिब्यूनल है, गंगानगर में ना हो सकता है क्या नाम है, जोधपुर में रेंट ट्रिब्यूनल है, हो सकता है कोटा में ना हो। तो जरूरी नहीं है कि हर जिले में हर जगह पे रेंट ट्रिब्यूनल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, उनको कहा गया है कि जहां जहां आपको उचित लगे वहां वहां रेंट ट्रिब्यूनल रखो, जहां उचित ना लगे वहां मत रखो। सेम एनआई कोर्ट की बात, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की स्पेशल कोर्ट्स है ना, सेम वही बात है कि स्पेशल कोर्ट कहां रखनी है कहां नहीं रखनी, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। रेंट ट्रिब्यूनल कहां रखना है कहां नहीं रखना, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। रेंट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश कौन करेगा, बाय स्टेट गवर्नमेंट। कहां रेंट ट्रिब्यूनल होगा कहां नहीं होगा ये स्टेट गवर्नमेंट देखेगा। अब आती है बात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस की। ये क्या है, ये कहता है कि सपोज किसी एक एरिया के लिए 2 रेंट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश हो गए, जयपुर के अंदर 2 रेंट ट्रिब्यूनल बना दिए, उसको भी कह दिया तुम भी रेंट ट्रिब्यूनल जयपुर हो, उसको कह दिया तुम भी रेंट ट्रिब्यूनल जयपुर हो। तो वो कहेंगे भैया कौन सा किसका केस देखेगा, कैसे पता लगेगा। मालवीय नगर का मामला है तब भी जयपुर वाले में चला जाएगा, मान लीजिए कहीं और बापू नगर बोल लो या कहीं का भी बोल लो, सिंधी कैंप का, तब भी वो दूसरे के पास। तो ये तो आपस में लड़ते रहेंगे। वो एक कह देगा अरे यार तुम्हारे पास भी केस आ गया, मेरे पास भी आ गया, मैं भी वही केस लेकर बैठा हुआ हूँ, तुम्हारे वाला तुम भी वही सेम केस लेकर बैठे हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस चाहिए ना, ताकि ये ना हो कि एक ही केस दोनों के पास चला जाए। तो ये बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कब होता है, अगर किसी एक एरिया के लिए एक से ज्यादा रेंट ट्रिब्यूनल है। तो अगर किसी भी एक एरिया के लिए एक से ज्यादा रेंट ट्रिब्यूनल है तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस होगा, और कौन देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बताएगा कि कौन से एरिया का केस किस रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर एक जगह के लिए एक से ज्यादा रेंट ट्रिब्यूनल है तो कौन डिसाइड करेगा कि रेंट ट्रिब्यूनल कहां होगा और कहां नहीं होगा। एक जगह के लिए एक से ज्यादा अगर रेंट ट्रिब्यूनल है तो कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा केस किस रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। अब आ जाइए ऑफिसर कौन होगा, मेंबर ऑफ, या सीधा लिख देता हूं आरजेएस, राजस्थान जुडिशियल सर्विस, राजस्थान न्यायिक विभाग का वो मेंबर होना चाहिए। और कौन होना चाहिए, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन ये होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरजेएस होना चाहिए और सिविल जज सीनियर डिवीजन रैंक होनी चाहिए। आरजेएस तो चलो जब आप रिक्रूट होते हो तभी आरजेएस बन गए,
पर उसमें भी आपकी रैंक जो होनी चाहिए, रैंक सिविल जज सीनियर डिवीजन की होनी चाहिए। अपॉइंट कौन करेगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। तो अब ध्यान देना, इस्टेब्लिश कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। अपॉइंट कौन करता है मेंबर्स को? सॉरी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या ऑफिसर को? हाई कोर्ट। कौन होगा? सिविल जज सीनियर डिवीजन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ये है आपका रेंट ट्रिब्यूनल सेक्शन 13। तो अगर आपसे मेंस में पूछ लिया जाए, प्री में क्या पूछा जाएगा? इतना पूछा जाएगा, कौन सा सेक्शन बात करता है रेंट ट्रिब्यूनल की स्टैब्लिशमेंट की? सेक्शन 13। रेंट ट्रिब्यूनल कहां स्टैब्लिश होगा, कहां नहीं है? स्टैब्लिशमेंट की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट। अगर एक से ज्यादा रेंट ट्रिब्यूनल सेम एरिया के लिए है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट। किसको रेंट ट्रिब्यूनल का ऑफिसर बनाया जा सकता है? सिविल जज सीनियर डिवीजन। अपॉइंट कौन करेगा? हाई कोर्ट। ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपसे पूछा जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेंट ट्रिब्यूनल, यही लिखोगे। एस्टैब्लिश कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, ऑफिसर कौन होता है, ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है, यही बातें आप लिखोगे। दिस इज रेंट ट्रिब्यूनल। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? यस yes. कोई भी डाउट कुछ भी रेंट ट्रिब्यूनल को लेकर, क्योंकि फिर अपने आते हैं रेंट ट्रिब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन को लेकर। ठीक है, जस्ट अ मिनट यार, 1 मिनट। हार्डली नहीं, 5-10 मिनट में खत्म कर देंगे क्लास। 5-10 मिनट में, 5 मिनट में खत्म कर देंगे बस। हाँ जी। हाँ जी। यस। नहीं, क्लास अब अपने खत्म कर रहे हैं। रेंट ट्रिब्यूनल अपना हो गया, ज्यूरिसडिक्शन चलो कल से चालू कर लेंगे। एक चीज और यार, है ना, क्योंकि क्लास के अंदर बीच में गैप चल रहा है ना, तो क्लास का एक प्रॉपर फ्लो नहीं बन रहा। तो मेरा एक सजेशन है कि आपकी 11 कितने बजे क्लास होती है मुस्लिम लॉ की? क्लास 11:30 होती है कि 11 होती है? जो भी होती है 11:30 होती है शायद, ना? 11:30 से 1 आपकी मुस्लिम लॉ की क्लास होती है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 घंटे का चलो आप लंच ले लो। 2 से, अच्छा गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, 2 से आपका हो गया 3:30, और 4:30 आपकी एक क्लास है। 11 बजे है क्या आपकी? ठीक है, 11 बजे है। 11 से फिर ये तो होएगी 12:30 तक ना। 11 से होएगी 12:30 तक, 12:30 से 1 की फिर एक क्लास होगी। 12:30 से आपकी हो गई 2 बजे तक एक क्लास। 2 बजे से हो गई 3:30 तक एक क्लास, फिर आपकी हो गई 4:30 से 6 तक एक क्लास। ठीक है, वही 12:30 से 2, मतलब यही लगभग 2 बजे तक। फिर ये 2:15 या 2:20 पे ऐसे चालू कर देंगे अपने। और ये सब इसके अंदर हो जाएगी आपकी हिंदी, इसके अंदर हो जाएगा राजस्थान रेंट, और ये हो जाएगा मुस्लिम लॉ।
ठीक है, होगी होगी होगी। हिंदी की क्लास आपने शायद अटेंड नहीं की थी शिवम। मैंने कहा था कि 2 दिन, क्योंकि अपने ने शब्द ज्ञान पढ़ा था कि 2 दिन वो सारी क्लासेस को देख के आपकी ट्रिक्स उतार लो। जो पढ़ोगे ना आप, तो अपने ने क्लास में बार बार ट्रिक्स की बात की, तो आप अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से उन ट्रिक्स को पेजेस में नोट बना लो। और आपको आज उनके एमसीक्यूज, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण अव्यय, उनके एमसीक्यूज मिल जाएंगे। फिर वो उन ट्रिक्स के हिसाब से एमसीक्यूज को सोल्व करना। अगर आप लगभग सोल्व कर जा रहे हो, दैट मीन्स आपको उतना ही पढ़ना है, और उससे आगे फिर अपने नया टॉपिक चालू करेंगे कल से। तो मैंने 2 दिन का समय दिया था आपको। अब कितनों ने किया मुझे नहीं पता, पर 2 दिन का मैंने समय दिया था कि भैया एक तो वो ट्रिक्स उतार लो, ताकि ट्रिक्स याद, क्योंकि ट्रिक्स जब तक याद नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा। ट्रिक्स याद कर लो और फिर एमसीक्यू सोल्व कर लो या अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, तो ये था। कल से आपकी क्लास चालू हो जाएगी हिंदी की, इसीलिए 2 दिन का समय रखा था, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में कुछ ज्यादा है नहीं। तो अगर अपने अच्छे से लेकर चले तो ये है कि 30 में से अगर 20 से 25 नंबर अपने बनते हैं हिंदी इंग्लिश में, तो माइनर लॉज और मेजर के दम पे अपने एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, अब इस पे एक बार ध्यान दे दो। 11 बजे आपकी मुस्लिम लॉ की क्लास होती है ना, 11 बजे करवा देते हैं आपकी मुस्लिम लॉ की क्लास, मैम को कह के, क्योंकि आज ही मैम से बात हुई थी। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान देना। 11 से 12:30 की एक क्लास होगी आपकी। 12:30 जैसी वो क्लास खत्म होगी, 15 मिनट का गैप रख देंगे। जब भी क्लास खत्म होगी उससे 15 मिनट का गैप रखेंगे, और आपकी 12:30 से जो भी 1.5 घंटे तक हिंदी की क्लास चला देंगे। फिर 15 मिनट का एक गैप रख के आपकी राजस्थान रेंट की क्लास कर देंगे, एंड देन उसके बाद आपकी 4:30 बजे जो भी होगी मुस्लिम लॉ हो जाएगी। ये बात मैं आपको इसलिए ये बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लास के अंदर गैप काफी ज्यादा हो रखा है, तो चीजें वो क्या बहुत स्लो चल रही हैं कि भाई सुबह एक क्लास होती है, 9:30 बजे एक क्लास हो गई जी, फिर 1 घंटे का गैप है, फिर 11 11:30 बजे एक क्लास है। वो फ्लो नहीं बना रहा आपका। और एट द एंड आपको लगातार क्लासेस कर लो, ताकि आप लोग अपना भी जो सुबह का समय है, शाम का समय है, वो समय मेंटेन कर पाओ। एक फिक्स समय रहेगा कि आपकी क्लासेस मान लीजिए 11 बजे से चालू होगी, तो 11 बजे से लेकर 6 बजे तक, बीच में 1 या 1.5 घंटे का ब्रेक होगा तो हो जाएगा। 6 बजे तक आपकी क्लास हुई, क्लास खत्म। क्योंकि ये 1 महीना है। ये 4 एक क्लासेस जो हो रही है ना, 4 क्लासेस लगातार, ये सिर्फ इसी महीने में हो रही है। अगले महीने से तो भाई मान लो फैमिली लॉ की एक क्लास हो जाएगी, और उसके बाद मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट या टीपीए, तो 3 ही क्लास होंगी। फिर तो क्लासेस ही 3 होंगी। ठीक है, तो ये एक चीज है। और बाकी कुछ है नहीं। आप लोग का कोई डाउट, कुछ सजेशन अगर है तो पूछ लो। एग्जाम को लेकर यार ऐसा है कि कुछ नहीं पता क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट, क्या हो रहा है, कुछ न समझ नहीं आ रहा। तो अपने तो ये है कि भाई अपना जो टारगेट था, भाई अपने ने शुरू में टारगेट बना रखा था कि अपने तो ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 15 जून को अपना पेपर है। तो अपने को तो उसके हिसाब से वेल प्रिपेयर्ड रहना है कि एग्जाम क्लियर करना है। तो उसी हिसाब से अपने चलना है। ठीक है, नोट्स आपके राजस्थान लैंड रेवेन्यू, हाँ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के अपलोड हो चुके हैं। लगभग नहीं तो 105-6 तक, 105 तक, 141 ए या टी, नहीं 141 टी तक, टी ए के आई है, वहां तक आपके आज और अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, फिर अपने उसके एमसीक्यूज भी अपलोड कर देंगे। एक बार ये राजस्थान रेंट वाली ड्राफ्टिंग हो जाए, क्योंकि उसके नोट्स थोड़े से बहुत ही ध्यान से बनाने पड़ रहे हैं, ताकि नोट्स भी आपको सिंपल लगे, आप लोग पढ़ो तो चीजें अच्छे से समझ भी पाओ। तो इस वजह से थोड़ा सा नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है। एक बार ये राजस्थान वाले बन जाए, हार्डली 3-4 दिन और लगेंगे बनने के अंदर। उसके बाद तो सारे नोट सिंपल है, उसके बाद तो सोगा पार्टनरशिप है, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सब चीज है। तो अब क्लास खत्म करते हैं। आप लोग का कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। 4:30 बजे आपकी नेक्स्ट क्लास है। यस, क्लास खत्म कर दें। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू।